अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयर इमेजर्ड इन्वायरमेंट होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि इसने कूलिंग करनी है। हेयर और स्मेल का स्टिमुलस इसके ज़रिए आता है और डिजीज़ एजेंट इसके ज़रिए ट्रेवल करते हैं। रिक्वायरमेंट जो एयर की है वो है 10 to 20 क्यूबिक मीटर पर डे एक बंदे की। कंपोजिशन के अंदर अगर देखें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा माइनर जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसमें आर्गन, नियॉन, जीनॉन और उसके अलावा वाटर वेपर्स, अमोनिया के ट्रेसेस, डस्ट, बैक्टीरिया, स्पोर्स और वेजिटेबल डेवरी मौजूद होता है। सबसे ज़्यादा कंटेंट नाइट्रोजन का है लेकिन सबसे ज़्यादा एसेंशियल ऑक्सीजन है। इम्प्योर हो रही होती है एयर बाय रेस्पिरेशन, कंबस्शन, डिकम्पोजिशन एंड ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म जो है एयर के अंदर खुद को क्लीन करने का इंक्लूड्स विंड जो कि इम्प्योरिटीज़ को बहा लेके मतलब अपने साथ स्वीप अवे कर लेती है, सनलाइट जो कि ऑक्सीडाइज या किल कर देता है, रेन जो कि क्लींस कर देती है और प्लांट लाइफ जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देती है। एयर की किस तरह से हम ऑक्यूपाइड रूम की एयर में क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं तो केमिकल चेंजेस में एक पर्सन जब रेस्ट पर बैठा हुआ है तो 0.7 क्यूबिक फीट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्यूबिक फुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर और रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये इंक्रीज़ कर जाता है 2 क्यूबिक फुट तक फिजिकल एक्टिविटी के दौरान, लेकिन मिक्स्ड एक्टिविटी के अंदर ये 0.6 पर और हो जाता है, ठीक है। फिजिकल चेंजेस में टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर एक मैन एट रेस्ट 400 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर और रेज कर रहा होता है टेम्परेचर, और अंडर कंडीशन ऑफ फिजिकल एक्सर्शन ये एक और ज़ीरो ऐड हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो रही होती है क्योंकि मॉइस्चर हर वक्त वेपोरेट हो रहा है लंग्स से भी और स्किन से भी। एक्सपायर्ड एयर 6% वाटर वेपर्स होते हैं उसके पास। एडल्ट पर्सन रेस्ट पर 700 ग्राम्स रिलीज़ करता है 24 आवर्स के अंदर, सोते हुए 18.4 ग्राम्स और एक्सरसाइज करते हुए 175 ग्राम्स, ठीक है। एयर मूवमेंट क्राउडेड प्लेसेस के अंदर कम होती है और बॉडी ओडोर्स, फाउल ब्रेथ, प्रेस्पिरेशन और बैड ओरल हाइजीन के अलावा गंदे कपड़ों की वजह से भी डेवलप हो रही होती हैं। और ये बॉडी ओडोर डिपेंड करती है सोशल स्टेटस, एज और पर्सनल हाइजीन पर। बैक्टीरियल पॉल्यूशन के अंदर सेप्रोफिटिक और पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया कन्वर्सेशन, कफिंग, स्नीजिंग और लाउड टॉकिंग के ज़रिए डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अब अगर ये प्रॉपर नहीं है, एयर क्वालिटी प्रॉपर नहीं है ऑक्यूपाइड रूम की, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के चांसेस रिस्क डेवलप हो जाता है और डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट कम हो जाती है। डिस्कम्फर्ट को अगर देखें तो ये एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है जो कि एक्सपीरियंस इन इल वेंटिलेटेड या क्राउडेड रूम्स, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर इंडिसेस ऑफ थर्मल कंफर्ट है। इंडिसेस की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले है एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, कूलिंग पावर, इफ़ेक्टिव टेम्परेचर जिसे ईटी कहते हैं, जिसके ज़रिए हम कंफर्ट जोन की डेफिनेशन को बनाते हैं, और करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर, ठीक है, जो कि CET है। और यहाँ पर एक और चीज़ है मैककार्डल्स मैक्सिमम अलाउेबल स्वेट रेट, जो कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है बाय P4SR के ज़रिए, प्रेडिक्टेड 4 और स्वेट रेट, ठीक है। अब इसमें कंफर्ट जोन को अगर देखें, नीचे उन्होंने दी हुई है इसकी वैल्यूज़। P4SR की कंफर्ट जोन में 1 से 3 लीटर होती है, टॉलरेटेबल 3 से 4.5 लीटर होती है और इनटॉलरेटेबल हो जाती है जब 4.5 लीटर से ज़्यादा होती है। कंफर्ट जोन की डेफिनेशन अगर देखें तो बेसिकली टेम्परेचर रेंज होती है जिस पर मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट्स कंफर्टेबल फील करते हैं। ये डिपेंड कर रही होती है फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पर, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसको डिफाइन इस तरह से भी किया जा सकता है कि कंफर्टेबल थर्मल कंडीशन जिसमें पर्सन अपना नॉर्मल टेम्परेचर जो बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस मेंटेन कर सकता है बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस स्वेट किए बगैर, ठीक है। आगे चलें तो बेसिक डेफिनेशन उन्होंने कुछ बताई हुई हैं डिफरेंट पार्टिकल्स की जो कि एयर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है एयर पॉल्यूशन में डिफरेंट तरह के पॉल्यूटेंट्स एमिट होते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो सकते हैं। प्राइमरी है जो डायरेक्ट सोर्स से निकला है। सेकेंडरी है जो प्राइमरी वालों ने नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ द एयर के साथ रिएक्शन करके बनाए हैं, जैसे ओजोन बन गया, ठीक है। ओजोन कम्प्लीटली केमिकल रिएक्शन से बन रहा होता है। डिफरेंट एल्टीट्यूड पर डिफरेंट तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं। इनको अगर हमने मैयर करना है कितने निकल रहे हैं तो हम सोर्स से देख लेंगे कितने निकल रहे हैं, और इनको भी हम मैयर कर सकते हैं रेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर पर यूनिट टाइम से, ठीक है। फॉर्मेशन रेट कितने रेट पे वो बन रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर पर यूनिट टाइम। फिर आगे क्लासिफिकेशन आ जाती है फिजिकल स्टेट पर। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसमें गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं जिसमें गैस और वेपर्स दोनों शामिल हैं। ये फिल्टर से गुजर जाते हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होते, केमिकली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। ये पेनेट्रेट नहीं कर रहे होते डीप लंग को।
मगर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं और वहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। पार्टिकुलेट एयर मैटर के अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों आ जाते हैं। इनकी साइज़ रेंजेस को देखें तो स्मॉल 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, जबकि कोर्स डस्ट एंड सी पार्टिकल्स 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। अब ये पार्टिकुलेट एयर मैटर जो है दे कुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। लोकल स्केल पर अगर देखें तो वो जो लोकली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, किसी एक घर में प्रोड्यूस हो रहा है ईंधन जलाने की वजह से, तो वो लोकल पोल्यूशन कॉज कर रहा है अपने घर में और हमसाए के घर में। अर्बन स्केल पर जो होता है वो एक शहर के लेवल पर पोल्यूशन कॉज हो रहा होता है, जैसे शहर में ज़्यादा होगा और गाँव के करीब कम होगा ट्रैफिक की वजह से। इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आ जाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, ठीक है। और लेकिन इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो थोड़ी ज़्यादा होती है, परसिस्ट करती है कुछ देर के लिए, लेकिन जो अर्बन स्केल के पोल्यूटेंट्स होते हैं वो यूजुअली कुछ घंटों के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। रीजनल स्केल अगर देखें तो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। अल्ट्रा फाइन पार्टिकल लेकिन ये नहीं होते। कुछ गैस फेज पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, इसके अंदर ओजोन आ जाती है जिसकी एटमॉस्फेरिक जो लाइफ टाइम होता है वो डेज से लेके वीक्स तक स्पैन कर रहा होता है। इसके अंदर फर्दर पोल्यूटेंट की एग्जांपल देखें तो सल्फेट पार्टिकल और ओजोन है। ये बेसिकली किलोमीटर्स ट्रेवल करेंगे लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ठीक है। नेशनल बाउंड्रीज ये क्रॉस कर जाते हैं, ठीक हो गया। ये था घरों के लेवल पर, ये था सिटी के लेवल पर, ये है रीजन्स को भी ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, उनकी बाउंड्रीज़ को भी। अच्छा जी, हेमिस्फेरिक या ग्लोबल स्केल, ग्रीन हाउस वार्मिंग इफेक्ट की वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन हैं, ये ईयर्स तक रहती हैं और ये हेमिस्फेयर और ग्लोबल लेवल पर स्प्रेड हो रही होती हैं। सोर्सेज जो होते हैं एयर पोल्यूशन के, उसके अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, डोमेस्टिक सोर्सेज, टोबैको स्मोक और मिसलेनियस आ जाते हैं। ऑटोमोबाइल हमें पता है फिर वो क्या क्या अर्बन में ज़्यादा होगा और सनलाइट की प्रेजेंस में फर्दर रिएक्ट कर रहे होते हैं, फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ में हमें पता है कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं, उनको थोड़ा सा मेंशन कर दिया, और वो चिमनी से फिर निकल रहे होते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक सोर्सेज में वुड या ऑयल मेजर सोर्स होता है, स्मोक, कोल भी एक मेजर सोर्स होता है स्मोक का, डस्ट का या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का। टोबैको स्मोकिंग के अंदर पैसिव स्मोकिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है। मिसलेनियस के अंदर बर्निंग रिफ्यूज़, इंसिनरेटर्स, पेस्टिसाइड स्प्रिंग, नेचुरल सोर्सेज और न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर एयर पोल्यूटेंट्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं और साथ ही साथ स्मोक बताया हुआ है। स्मोक अब तो बहुत कॉमन है कि जब स्मोक और फोग मिल जाती है तो स्मोक बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बताए हुए हैं उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, कैडमियम है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ओजोन है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिन्हें PAH कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर है, बस। और आगे इंडोर पोल्यूशन उन्होंने शुरू कर दिया। इसमें मेरे ख्याल में मैं पीछे एक बात भूल गई हूँ यहाँ पर, कि जो हमने बात की है कि कंफर्ट जोन, तो कंफर्टेबल किस टेम्परेचर पर हम फील करते हैं 25 से 27 पर, ये हमने याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है क्या हैज़र्ड्स या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं एयर पोल्यूशन के। एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं हेल्थ पर भी और सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं। हेल्थ पर जो इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं कुछ एक्यूट होते हैं, कुछ क्रॉनिक होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, होना यही है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़राब होगा, सफोकेशन होगी, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, ब्रोंकियल एस्मा, एम्फाइमा और रेस्पिरेटरी एलर्जीज होंगी। और ब्रेन बच्चों का जो डेवलप हो रहा है उस पर इफेक्ट होगा, IQ पर, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिलेज आ सकते हैं। जबकि सोशियो इकोनॉमिक पर अगर हम देखें तो बिल्डिंग्स ख़राब हो रही हैं, कॉस्ट आ रही है क्लीनिंग और मेंटेनेंस पर, और एस्थेटिक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। प्रिवेंशन 5 लफ्ज़ों में जस्ट हम कर रहे हैं, क्या क्या वो लफ्ज़ हैं WHO ने हमें बताया हुए हैं। सबसे पहले तो कंटेनमेंट करें, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एस्केप ही ना होने दें, एनक्लोजर करें, वेंटिलेशन करें, एयर क्लीनिंग करें, अरेस्टर्स लगाएं, रिप्लेसमेंट कि वो चीज़ जो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है उसको रिप्लेस कर लें उस चीज़ से जो कि ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं कर रही। डायल्यूशन, ग्रीन बेल्ट्स लगाएं, जैसे सड़कों के दरमियान लगी होती हैं, अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया, ये रेजिडेंट एरिया है, दरमियान में ग्रीन बेल्ट लगाएं कि हवा जब इधर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होकर आ रही होगी, ठीक है। लेजिस्लेशंस बनाएं और फिर देखें कि वो कितना उस पर लोग अमल कर रहे हैं, कितना वो फिर मतलब इम्प्लीकेशन उस लेजिस्लेशन की कितनी हो रही है, और फिर फर्दर उसकी मॉनिटरिंग करने की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। और इंटरनेशनल एक्शन ये होता है कि WHO में इस्टेब्लिश की हुई है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ लेबॉर्ट्रीज़, और इसी तरह से पूरा जो दुनिया है वहाँ पर देखा जाता है कि किस एरिया से ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है और उसको फिर वार्निंग्स जारी की जाती हैं एज़ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स।